हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, बाकी वीडियो की तरह आज भी हम क्या है आपका जो जीएस के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है भारत के छत्तीसगढ़ का और हिंदी भाषा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण याद रखना एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले जो आपका पेपर है महिला पर्यवेक्षक का, उस महिला पर्यवेक्षक के पेपर में ले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। ठीक है, समझ नहीं गंवाते, चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस का है। इसमें यह है कि किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है। किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है। देखो, तो स्त्री की जो साक्षरता है वो सबसे कम है कहाँ पर, आपका बिहार में। बिहार में है लगभग आपका 51%, लगभग 51.5% है ना जी, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे कम साक्षरता है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा है पता है आपको केरल में 91%। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। दूसरा है आर्थिक समृद्धि दर का मतलब क्या है। आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय क्या है। देखिए, आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय का मतलब यह है कि आर्थिक समृद्धि का मतलब होता क्या है। तो पहले मतलब को समझिए। मतलब यह है कि एक होता है आर्थिक विकास और एक होता है आर्थिक समृद्धि। ठीक है, आर्थिक विकास का मतलब समाज के विभिन्न पहलुओं को गरीब से लेकर ऊंचे तबके तक सभी को शामिल करना, वो आर्थिक विकास है। ज़्यादातर गरीबी जो नीचे हैं उनको। और आर्थिक समृद्धि मतलब क्या है, आर्थिक समृद्धि मतलब केवल देश विकास कर रहा है ना। भले गरीब आदमी भाड़ में जाए, है ना, भले आप 1200 में सिलेंडर करो, उससे कोई मतलब नहीं, बस देश विकास हो रहा है ना। भले आपका पेट काट के देश भले आगे बढ़ रहा है, वो बात अलग है। तो वही चीज़ कहलाएगा आर्थिक समृद्धि दर। तो आर्थिक समृद्धि दर का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति आय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मूल्य को ही क्या बोलेंगे, आपका आर्थिक वृद्धि दर आपका बोलेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, आपका डी इसका ऑप्शन है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% जो जनसंख्या हो किस में संलग्न है। तो ज़्यादातर याद रखना ये जो है आपका कृषि से संबंधित जो क्षेत्र में संलग्न है वो आगे ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। हलवा टाइप का क्वेश्चन है, आप देख लेना खुद से। भारत में खालिस्तान प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो याद रखना भारत में है ना जी, यहाँ पर याद रखना मिश्रित प्रकार की क्या है आपका अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, एकदम पूंजीपति है नहीं, एकदम क्या है आपका समाजवादी, दोनों है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की ये खास है आपका। ठीक, ये हो गया। अगला हम देखते हैं कौन सा आपका, ये छत्तीसगढ़ पंचायत से संबंधित। याद रखना आपका क्वेश्चन आ गया है छत्तीसगढ़ पंचायत से संबंधित। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, समझना कॉन्सेप्ट को। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप समझ लेना। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर बात हो रहा है ग्राम और ग्राम पंचायत का, एक मोटा मोटा समझना। ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान चलो ये एक गांव है। ठीक है जी, ये दो ठो गांव है। ठीक है, ये और यहाँ पर एक ठो गांव है, है ना, 3 गांव है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, हम तीनों में देखोगे तो 1 और 2 नंबर का जो गांव है इनका जो जनसंख्या है वो 3 नंबर के गांव के बराबर है। मतलब पहला और दूसरा को मैं मिलाऊंगा तब वो तीसरे गांव के क्या होगा, आपका जनसंख्या के बराबर होगा। ठीक है, आप समझना। तो सभी जो है वो सब अपने अपने में तो गांव है, लेकिन याद रखना तीसरे नंबर का जो गांव है, तीसरे नंबर का ये वाला, ये बड़ा गांव है। तो क्या करते हैं, जहां पर का जनसंख्या ज्यादा होता है ना उसको क्या करेंगे, उस गांव को हम बोल देते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, समझना, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 1000+ है, 1500 है, 2000, 2500 है ना। तो इसको हम बोलेंगे तीसरे नंबर के गांव को बोलेंगे ग्राम पंचायत। लेकिन अब जो पहला नंबर का गांव और दूसरा नंबर का गांव, जो कि चूंकि इसका जो जनसंख्या है वो कम है, जनसंख्या यहाँ का कम है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये दो ठो जो छोटा छोटा गांव है इन दोनों को आपस में मिलाकर इसको क्या कर देते हैं, इसको बोलेंगे ग्राम पंचायत। मतलब यहाँ पर एक ही ठो गांव जिसका जनसंख्या ज़्यादा है उसको ग्राम पंचायत बोल दिए, और यहाँ पर 2 गांव जिसकी जनसंख्या कम है उन दोनों को मिलाकर एक ठो क्या बना देंगे, ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर मान के चलो ये गाँव है ना, जैसे मान के चलो इस गाँव का नाम क्या है ना, मान के चलो इसका नाम है अकोली है, मान के चलो, है ना। इस गांव का नाम क्या है आपका, अकोली है इस गांव का नाम। ठीक है, ओके, इसका नाम एक ही गांव है तो अकोली। अब यहाँ पर 2 ठो गांव है, मान के चलो इस गांव का नाम आपका ए है, इस गांव का नाम आपका बी है। अब इन दोनों में अब एक ग्राम पंचायत बनेगा तो आखिर गांव का नाम क्या होगा, ए ग्राम पंचायत होगा या बी ग्राम पंचायत होगा या ए बी ग्राम पंचायत होगा, ये कोई मैटर नहीं करता। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उसके हिसाब से या तो ए ग्राम पंचायत बोल देंगे या तो बी ग्राम पंचायत बोल देंगे। अगर बी ग्राम पंचायत बोल रहा है तो उसमें ए गांव भी शामिल है और बी गांव भी शामिल है। ठीक है, समझ गया बात को, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है उसका एक बैठक होता है।
ग्राम पंचायत का। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इस ग्राम पंचायत का बैठक हो रहा है तो इस ग्राम पंचायत का जो बैठक है, इसके पंचायत का, ग्राम पंचायत का एक कार्यालय रहेगा, उस कार्यालय में क्या होगा, इसका बैठक होगा। वैसे ही अब ये दो ठो गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना है, तो इसका भी जो ग्राम पंचायत का जो भवन रहेगा, उसका भी मतलब ग्राम पंचायत का जो मीटिंग है, जो बैठक है, वो ग्राम पंचायत के कार्यालय में या उसके भवन में होता है। ठीक, ये हो गया ग्राम पंचायत। अब आते हैं गांव। तो भैया ये भी अपने आप में गांव है, ये भी अपने आप में गांव है, ये भी ABC तीनों अपने अपने गांव में। तो हर एक एक गांव का एक एक, याद रखना, ग्राम सभा का बैठक होता है। एक एक गांव का एक एक तो क्या होता है, ग्राम सभा का बैठक होता है, ग्राम सभा का बैठक। तो ग्राम सभा, इस गांव में जो ग्राम सभा का बैठक होगा वो अलग होगा, इस गांव में जो ग्राम सभा का बैठक होगा वो अलग होगा, और इस गांव में जो ग्राम सभा का बैठक होगा वो अलग होगा। तो हर एक गांव में अलग अलग ग्राम सभा का बैठक होता है। ठीक है। अब वहां पर ग्राम सभा का जो बैठक हो रहा है, जैसे ए में अगर ग्राम सभा का बैठक हो रहा है तो कहाँ होगा उसका बैठक, तो याद रखना वो कहीं भी हो सकता है, नदी के किनारे भी हो सकता है, मंदिर के सामने हो जाए, 20 खैरखा डार में भी हो सकता है, उसके लिए कोई भवन ववन का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये तो वैसे बी में भी है, वैसे क्या है आपका सी में भी है। ठीक है इतना। तो यही है पूरा आपका कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं क्या सही है। ये बोला है एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। हाँ अभी बताया हूँ, एक ग्राम पंचायत है, उसमें एक से अधिक क्या है भी आपका ग्राम पंचायत है। समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी सही है, अभी बताया हूँ प्रत्येक ग्राम। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, जी नहीं, ग्राम सभा की जो बैठक है मुख्यालय की जरूरत नहीं, तरिया, डबरी, नरवा, खैरखा सब में हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है आपका। चौथा, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में नहीं होता बल्कि उसके कार्यालय में होता है, तो ये भी गलत है। तीसरा, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा, हाँ ये सही है, मतलब एक सही है, 3 सही है और आपका 5 सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है आपका, है ना 5 कौन सा वाला है आपका, 1 3 और क्या है आपका 5। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सॉरी 1 2 5 ऑप्शन आएगा आपका डी। ठीक है, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला है कि बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन होती है। इसका एकदम डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं, पूरा डिटेल बता दिया हूँ। ठीक है जी, ओके। तो इसका आंसर है आपका डी 75। अगला, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। तो गंगा जो दशहरा है ना, देखो एक जो दशहरा होता है जो हम लोग मनाते हैं, है ना, रावण वाला, वो अलग है, और एक है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा इसको गंगा दशमी भी बोला जाता है, और ये गंगा दशमी जो है सरगुजा जो क्षेत्र है ना, सरगुजा संभाग मतलब सरगुजा में, उस एरिया में मनाते हैं। वो भी कब, गर्मी में, एकदम अखंड गर्मी, मतलब ज्येष्ठ के माह में इसको मनाया जाता है। ठीक, अगला, बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है। तो याद रखने लगेगा कौन सा आपका, पौष माह में लगता है। ठीक है, चलिए अगला, जाजल देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है ना जी। कलचुरी वंश के एक बहुत ही प्रतापी शासक थे जाजल देव, और इन्होंने क्या किया था, जो जांजगीर शहर बसाया था, और उसी जांजगीर शहर में जो है इनके नाम से जाजल देव महोत्सव आपका मनाया जाता है आज भी। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना। अगला है, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। देखो पिछड़ी जनजाति जब आपको पता है कि 5 है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक मिनट ट्रेन। तो विशेष पिछड़ी जनजाति अगर बोलोगे तो इसका जो एक ट्रिक है ना, हमको जब पढ़ते थे हम लोग, तो हम लोग एक ट्रिक बनाते थे जिसको बोलेंगे B2 कैप। क्या बोलेंगे, B2 कैप, मतलब बैगा बिरहोर, कमार, आबूझमाड़िया और क्या है आपका पहाड़ी कोरिया। ठीक है, इतना है। ये आपका राष्ट्रपति द्वारा घोषित है, राज्यपाल द्वारा जो घोषित है वो आपका छत्तीसगढ़ के 2 है, पंडो और भुजिया। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है ना, तो याद रखना यहाँ पर इसका जो आंसर है कौन सा आएगा, इनमें से आपका कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन जो है। ठीक है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, याद रखिएगा आर्य भाषा परिवार से संबंधित क्या है ये, है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हिंदी का जो क्वेश्चन है उसको है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। जो आर्य, सबसे पहले आपको हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो ऐसा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सॉरी उसी समय आर्य यहाँ पर आए,
है ना, सिंधु घाटी से पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। आर्य आए, रहे, बसे, है ना। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो आर्य भाषा यहाँ पर आए थे, तो सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ, तो उस समय जो हुआ था जिसका नाम क्या है आपका, संस्कृत। क्या है आपका, संस्कृत है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, जिसको क्या कर दिए थे, विलोपित कर दिए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ, तो याद रखना वन एंड ओनली कौन सा आपका, ब्राह्मी लिपि है। किससे आपका, ब्राह्मी लिपि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखना वर्ण जो है ये भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई है ना, छोटी इकाई, इसी को क्या बोलेंगे आपका, वर्ण कहा जाता है। आप हिंदी में पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो। जैसे नौकर खड़ा भरता है, तो भर रहा है ना, काम तो कर रहा है, जिसमें कर्म दिख रहा है। ठीक है, बहू लजाती है, अब बहू लानी है ना जी, लड़की है, वो लजा रही है, शर्मा रही है, तो उसमें काम थोड़ी कर रही है वो कुछ, समझ रहे हो बात को। शर्माने में कहाँ काम हो रहा है, यहाँ पर कर्म नहीं है, मतलब ये क्या है आपका, अकर्म है। बालक फल खा रहा है, तो खा रहा है ना, कर रहा है, कर्म है। पानी भर रहा है ना, क्या है, कर्म है। समझ रहे हैं बात को। ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्यारा बच्चों, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वाच्य खाली स्थान प्रकार के होते हैं, तो वन एंड ओनली याद रखना, वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य, एक कौन सा कृतवाच्य, है ना, कर्तावाच्य मतलब, और एक होता है कौन सा आपका, भाववाच्य। तो 3 प्रकार क्या होते हैं आपका, वाच्य होता है। ठीक है, ओके। ये अगला है, सतसई में कौन सा समास, सत मतलब होता है कि आपका 7, सई मतलब होता है साधु, 7 साधुओं का एक समूह होता है जिसको बोलेंगे सतसई। तो इसका जो उत्तर है सत, 7 ऐसा संख्या आ जाता है, तो आता है किसमें आपका, द्विगु में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका द्विगु। ठीक है, अगला, कठोर बनो किंतु, है ना, या परंतु दयालु रहो, है ना। कठोर रहो लेकिन क्या रहो, दयालु रहो। वाक्य है, अब देखो ये किसी चीज़ की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, संकेतवाचक है ना। तो संकेतवाचक ऑप्शन यहाँ पर तो दिख नहीं रहा प्यारे बच्चों, है ना। विधि तो है नहीं, ओके, विधान भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आपका, ये। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन में चूंकि नहीं है, तो ऑप्शन ये, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्या हुआ था, विलोपित हुआ। अगला, संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरों शब्द से विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। देखो, संज्ञा या सर्वनाम, जैसे मान चलो मैं एक संज्ञा लिखता हूँ, जैसे राम, या राम ना लिख के लिख देता हूँ कि उसने, है ना, ये संज्ञा हो गया, ये सर्वनाम हो गया। कि जिस रूप के द्वारा उसका संबंध किसी दूसरे शब्द, जैसे राम ने पत्थर उठाया, राम ने क्या उठाया, पत्थर उठाया, या फिर उसने पत्थर उठाया, मतलब तो वही है ना, संज्ञा या सर्वनाम। उठाया, उठाया ये क्या है, क्रिया है, उठाया, तो वही है कि जब एक संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है, जब वाक्य के दूसरे जो सेंटेंस है उसके साथ जब इसको जोड़ा जाता है, इसके साथ जब जोड़ा जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कारक। कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने कर रहा है, कर्ता। ठीक है, तो ये हो गया। अगला, अत्याचार का संधि विच्छेद सबको पता है, एकदम सिंपल है। अति धन क्या होगा, आचार, कि अति धन आचार, है ना। इसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पता चल जाएगा आपको, है ना। अति धन आचार आएगा या अति धन आचार आएगा, है ना, ए या सी। ठीक है, बी और डी तो नहीं है। ओके, तो इतने को याद रखना। अगला पुल्लिंग शब्द है, देखो कुल मिला के ये रट्टा है, कोई माए बाप नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कुछ सेंटेंस बना के आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है यहाँ पर आएगा कौन सा आपका, नाखून आएगा, जो क्या है आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब नाखून क्या है, लड़का है, तभी तो काट दिया जाता है लड़का को, मतलब नाखून को। समझ रहे हैं बात को। ओके, तो इतने को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है, होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो, पढ़ने वाले हैं उनको भैया सेंड कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।